नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई। दूसरी बड़ी खबर पहलवानों से जुड़ी हुई, दिल्ली में भारतीय किसान कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। तीसरी बड़ी खबर बहादुरगढ़ से, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी को शहर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। और चौथी बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां प्रशासन ने गैंगस्टर का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया है। तो दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए गए। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि जो 18 तारीख से पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसे आखिरकार खत्म करा लिया गया, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने इसमें पूरी जांच का भरोसा दिया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिसके बाद जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, उनका ये धरना प्रदर्शन आज खत्म हुआ है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि गुरुग्राम में गैंगस्टर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां पर कार्रवाई के तहत पीला बुलडोजर चला है, पीला पंजा इसे कह सकते हैं। और चौथी बड़ी खबर आपको बता दें कि इनेलो प्रदेशाध्यक्ष का बेटा गिरफ्तार हुआ है। तो अब रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की और। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें टोहाना बस स्टैंड और फतेहाबाद नई जेल सहित अन्य परियोजनाओं के लिए 68 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दी गई है और इस पर करीब 44 करोड़ रुपए की लागत भी आएगी। आपको बता दें कि बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी उपस्थित रहे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले भू मालिकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया है। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि भू मालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी भी लाई जाए। और बता दें कि सीएम द्वारा यहां पर सरकारी परियोजनाओं के लिए भू मालिकों से उनकी सहमति से जमीन खरीदने हेतु आरंभ किया गया। साथ ही ई भूमि पोर्टल कारगर सिद्ध भी हो रहा है, यह उनका कहना था। अब सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि सीधे भू मालिकों से संवाद कर एक निश्चित दरें तय करके उनकी सहमति से जमीन खरीदी जाती है। तो हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक, सीएम ने इस बैठक की अध्यक्षता की। हम आपको ये बैठक के दौरान की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहे और सीएम की अध्यक्षता में ही बैठक का आयोजन किया गया और बैठक संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि यह बैठक हालांकि काफी अहम है, क्योंकि इसमें जो भू मालिक हैं उनके सहमति से जमीनों को खरीदा जाएगा और उचित दर भी भू मालिकों को दिया जाएगा। ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भी इस बैठक में कहा गया है कि ई भूमि पोर्टल काफी सिद्ध साबित हो रहा है और डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल थे। दुष्यंत चौटाला भी बैठक का हिस्सा रहे हैं। हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की ये अहम बैठक, और ये बैठक मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई और इसमें डिप्टी सीएम भी शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान की तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की ये बैठक काफी अहम थी। इसमें परिवहन मंत्री भी शामिल थे, डिप्टी सीएम भी शामिल थे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब
भू मालिकों से सीधे तौर पर उचित दर में भूमि को खरीदा जाएगा। हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की ये बैठक थी और ये हम आपको तस्वीरें बैठक के दौरान की दिखा रहे हैं। तो अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और बैठक खत्म होने के बाद खेल मंत्री और खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खेल मंत्री ने कहा कि हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि एक निगरानी कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी 4 हफ्ते में अपनी जांच पूरी करेगी और WFI और उसके प्रमुख के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों की गहन से जांच भी की जाएगी। वहीं पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री ने हमारी मांगों को सुना और उचित जांच का आश्वासन भी दिया। पूनिया ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी, इसलिए खिलाड़ी अपना प्रदर्शन वापस ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे और यहां WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन खत्म करा लिया गया है। और हमने पहले ही दिन से, जिस दिन इनकी मांग आई भी, उसी दिन से ही भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस दे दिया था 72 घंटे में अपना जवाब दें। और ये उस दिन भी सुनिश्चित किया था कि खिलाड़ियों की उचित मांगों पर जो आरोप भी लगे हैं उस पर जवाब भी मांगा जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जो मांगे यहां पर रखी गई उस पर सबने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे। खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज थी, वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है, कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है। तो सभी खिलाड़ी भी यही थे कि हमने आवाज उठाई है और उससे डरे हुए थे उस चीज से। तो सभी को समझाया भी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। तो यही है कि हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी, जो बहादुरगढ़ से वार्ड नंबर 9 के पार्षद भी हैं, उन्हें आज बहादुरगढ़ के शहर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल बीजेपी नेता करवीर राठी की शिकायत पर पुलिस ने शीला राठी नाम की महिला के खिलाफ अक्टूबर 2022 में 420 का मामला दर्ज किया था। ये मामला फर्जी कागजातों के आधार पर बिजली मीटर लगवाने का था और इस मामले में जो FIR दर्ज हुई है उसमें नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का कहीं कोई जिक्र नहीं था। आपको बता दें कि DSP पवन कुमार का कहना है कि इस मामले में जो पुलिस की छानबीन आगे बढ़ती जा रही है, त्यों रोज नए खुलासे भी होते जा रहे हैं और अंत में नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का नाम सामने आया है। इतना ही नहीं, जितेंद्र राठी ने मीटर खरीदने और मीटर लगाने वाले व्यक्तियों से फोन पर बातचीत भी की थी। वीडियो हॉल में ये पूरी बात आपको बता दें कि नफे सिंह राठी को लेकर यहां अब उनका बेटा गिरफ्तार हो चुका है और ये पूरा मामला 420 से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उनके बेटे पार्षद भी हैं और अब गिरफ्तारी को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं।
जितेंद्र राठी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी के विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज किया है। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नरफे सिंह राठी के बेटे को गिरफ्तार किया गया। ये एक कंप्लेंट हमारे पास उच्च अधिकारियों के माध्यम से थाना में प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच पहले की गई थी। जांच के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए गए थे, जो उस पर इंक्वायरी करने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था 420 सेक्शन का। इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो जिन लोगों ने इसको मीटर को लगाया था, जहां से मीटर अप्लाई किया गया था और जहां पे जिन आदमी ने इसको अप्रूव किया था और स्पॉट विजिट की थी, उन लोगों को शामिल जांच किया गया। जिस आदमी ने एफिडेविट को नोटरी ने टेस्ट कर रखा था, उसको भी शामिल जांच किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता योगेंद्र सैनी जुड़ गए हैं। योगेंद्र, सबसे पहले आप ये पूरी खबर बताएं हमें। जी बिल्कुल, ये जो मामला है वो जो गत वर्ष 10वें महीने का ये मामला है और उस दौरान एक मामला पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था रमेश राठी के बयान पर, और उसमें जो है जो मामला दर्ज हुआ था वो शीला राठी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। हालांकि जितेंद्र राठी का इसमें कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो है कल पुलिस ने उन्हें जो है वो घर पहुंचकर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो है आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने हालांकि 2 दिन का रिमांड की यहाँ पर मांग की थी, लेकिन अदालत ने इस रिमांड की मांग को खारिज करते हुए जो है वो बेल एप्लीकेशन के लिए सोमवार का समय यहाँ पर निर्धारित किया है। तो मामला ये है कि 10वें महीने में जो शिकायत दी गई थी उसमें जो मीटर को लेकर के ये जो पूरा मामला है, उसमें मीटर लगाने का आरोप यहाँ पर जो है वो गलत दस्तावेजों के जरिए लगाने का आरोप यहाँ पर लगाया गया था, जिसकी तफ्तीश पुलिस यहाँ पर कर रही थी। जिसके बाद जो है वो अब तफ्तीश के दौरान उनमें भागीदारी यहाँ पर जितेंद्र राठी की पुलिस को मिली और उन्होंने जो है इनको यहाँ पर गिरफ्तार किया। लेकिन ये जो पूरा मामला है उसमें कहीं न कहीं जो पुलिस की जो टाइमिंग है उस पर भी सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और साफ तौर पर जो परिजन हैं, जितेंद्र राठी के परिजन हैं, उनका साफ तौर पर आरोप है कि ये कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि 3 महीने पुराने मामले में इस तरह से जो बिना सर्च वारंट के उनके घर पे जो रेपिड पुलिस की गई, उसके बाद ये सब मामला हुआ। तो इसको परिजनों ने राजनीतिक षड्यंत्र यहाँ पर बताया है और उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी के कुछ नेताओं पर आरोप लगाए हैं और इसमें अब उन्होंने सरकार से न्याय की मांग की है कि जो निष्पक्ष इसमें जो है वो जांच आगे की जाए और जो असली दोषी हैं उनको सजा मिले, न कि जो ये आरोपी इनको बनाया गया है उनको जो है वो उनके साथ न्याय किया जाए। बिल्कुल योगेंद्र, पहले क्योंकि नरफे सिंह राठी की भी गिरफ्तारी हुई थी, तो क्या ये दोनों जो मामला है वो आपस में जुड़ा हुआ है, किसी रंजिश के तहत ही अब उनके बेटे पर भी कार्रवाई की जा रही है या फिर वाकई में कोई 420 का केस भी लगता है यहाँ? जी मैं आपको बताऊं कि नरफे सिंह राठी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनपे हालांकि आरोप जरूर कुछ लोगों पर लगे हैं। एक ऑडियो जो वायरल की गई थी बीजेपी के एक नेता की, उन्होंने 700 रुपए जो यहाँ पर चिकित्सकों ने भी कहा था कि उन्होंने आत्महत्या की है और आत्महत्या से पहले जो एक ऑडियो वायरल हुई थी उसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम दिए थे, जिसमें नरफे सिंह राठी जी का नाम भी दिया गया था। लेकिन जो यहाँ पर बताया कि ये ऑडियो वायरल जो है मामला दर्ज होने से लगभग 16 दिन पहले वायरल हुई थी और 16 दिन के बाद ये मामला यहाँ पर दर्ज किया गया था। उस पर भी यहाँ पर सवालिया निशान उनके परिजनों द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं कि 16 दिन तक जब ऑडियो वायरल हुई तो इसमें जो है पूरी जांच क्यों नहीं की गई। तो इसी को लेकर उसके बाद अब जो उनके जो पुत्र हैं उनकी गिरफ्तारी जो एक अलग मामले में यहाँ पर की गई है, तो कहीं यहाँ पर जो कहना है कि ये नरफे सिंह राठी परिवार पर दबाव बनाने का जो है वो कार्य किया जा रहा है कि कहीं न कहीं
राजनीति उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास जो है वो भाजपा द्वारा किया जा रहा है। तो इसी को लेकर के अब जो है वो उनका कहना है कि वो आगे आगामी कार्रवाई जो है वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और जो पूरी दोनों ही मामलों में जो है पूरी निष्पक्षता से जांच की यहाँ पर मांग की जाएगी। बिल्कुल योगेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रुक करते हैं अब चौथी बड़ी खबर की ओर। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने एक और गैंगस्टर का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने 4-8 मरला मॉडल टाउन में कार्रवाई की। निगम अधिकारियों की माने तो गैंगस्टर ने अवैध रूप से ये संपत्ति बनाई थी और इसके लिए ना तो कोई बिल्डिंग प्लान पास कराया गया था और ना ही कोई विभागीय अनुमति ही ली गई थी, जिसे नोटिस देने के बाद ध्वस्त करा दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों ने गलत तरीके से ये कार्रवाई की है। जिस स्थान पर कार्रवाई की गई वो गैंगस्टर की संपत्ति नहीं है। हालांकि गैंगस्टर उनका रिश्तेदार अवश्य है, लेकिन संपत्ति का मालिक वो नहीं है। बता दें कि गैंगस्टर बिंदर गुर्जर पर हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज है। तो गैंगस्टर के खिलाफ ये कार्रवाई की तस्वीरें आप गुरुग्राम से देख रही हैं, लेकिन इस दौरान लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रशासन ने कार्रवाई की वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जिनकी संपत्ति को ध्वस्त किया गया वो गैंगस्टर की नहीं थी बल्कि उनके रिश्तेदार की थी। शक्तिनगर में ये बिल्डिंग तोड़ी गई। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और प्रशासन का ये पीला पंजा यहां चला। आप तस्वीरें देख रही हैं। नगर निगम में इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया और लोग हालांकि विरोध भी करते हुए तब नजर आए थे और लोगों का यह भी कहना था कि जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई वो बिल्कुल गलत है। जिस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है वो किसी गैंगस्टर का नहीं है बल्कि उनके रिश्तेदार का है। जी, जो भी कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा ये सारी सरासर नाजायज है। इस पे पहले नोटिफिकेशन दी गई हमें कि ये सरकारी जमीन अवैध है जिसपे हमने डेयरी की हुई है। मैंने अपने लीगल डॉक्यूमेंट इनको प्रोवाइड करवाए जिसमें ये कह रहे हैं कि ठीक है आपकी प्रॉपर्टी आपकी है और इस पे से डेयरी हटाई। हमने डेयरी हटा दी, उसके बावजूद इसको सील कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। फिर उसके बाद दोबारा बात करी तो उन्होंने कहा कि इसका कागज और दिखाइए कि तुमने ये बिल्डिंग प्लान बना रखा है, नहीं है कुछ भी है। फिर भी उसके बावजूद इन्होंने डिमोलिशन कर दिया है। कंप्लेंट मिली थी तो उसके उपरांत हमने दो नोटिस दिए थे। इनकी तरफ से कोई हमारे पास किसी में जवाब नहीं आया इनका नोटिस का, तो कार्रवाई जॉइंट कमीशन द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्या कहेंगे, गैंगस्टर की प्रॉपर्टी थी क्या या फिर क्या कुछ था? हमारे सभी सब बराबर जो भी इलीगल स्ट्रक्चर होते हैं वो हमें डेमोलिशन में होते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ग्राउंड जीरो से सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले ये पूरी खबर बताएं और क्योंकि आरोप भी लग रहा है कि जो कार्रवाई प्रशासन ने की है वो गलत व्यक्ति के ऊपर की गई। जिस बिल्डिंग को गिराया गया वो किसी गैंगस्टर का नहीं बल्कि उनके रिश्तेदार का था। क्या ये पूरा मामला है? सुशील, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे एक बार हम फिर से संपर्क साधेंगे, लेकिन आपको बता दें कि नगर निगम ने इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया और साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि जो कार्रवाई यहां की गई है वो किसी गैंगस्टर के घर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई बल्कि उनके रिश्तेदार के ऊपर हुई है। प्रशासन ने गैंगस्टर का ये साम्राज्य खत्म किया है, ध्वस्त किया है, लेकिन लोग इस पर कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। शक्तिनगर में ये बिल्डिंग को तोड़ा गया। ये तस्वीरें हम आपको कार्रवाई के दौरान की दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया वो गैंगस्टर का है और उसके ऊपर हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं और इसी एवज में ये कार्रवाई प्रशासन ने की है। ये तस्वीरें हम आपको कार्रवाई के दौरान की। बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया नगर निगम के द्वारा। शक्तिनगर में ये बिल्डिंग तोड़ी गई। प्रशासन ने गिराया है गैंगस्टर का साम्राज्य। ये तस्वीरें हम आपको सीधे कार्रवाई के दौरान की दिखा रहे हैं।
ये इलाका शक्तिनगर में पड़ता है, जहां बिल्डिंग को तोड़ी गई है। प्रशासन ने इस दौरान ये बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई को लेकर हालांकि लोग कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि गलत बिल्डिंग को तोड़ा गया और गलत इंसान के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। जिनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी उसके ऊपर नहीं, बल्कि जिस बिल्डिंग को तोड़ा गया वो गैंगस्टर का रिश्तेदार है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हम सुशील से संपर्क करते हैं। सुशील, ये कार्रवाई जो की गई है, लोगों का कहना है कि जिस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया गैंगस्टर के वो रिश्तेदार है। क्या ये पूरा मामला है? सबसे पहले ये बताएं हमें। देखिए, गुरुग्राम के 4-8 मरला इलाके में शक्तिनगर है। शक्तिनगर में एक मकान पे आज 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे थे और वहां पे एक प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया। निगम के भी अधिकारी थे और बताया गया कि निगम प्लान के तहत यह प्रॉपर्टी नहीं बनी थी और जिसको लेकर यह निगम ने कार्रवाई की है। लेकिन वहीं जो पक्ष के लोग हैं, जो संपत्ति के ऑनर हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि यह जो प्रॉपर्टी थी ये गैंगस्टर की नहीं थी। गैंगस्टर बिंदर गुजर जो अभी जेल में थी, ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है, जबकि उसकी नहीं है। उसका वो रिश्तेदार होने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। तो ये तमाम बातें थी। हालांकि पुलिस बल मौके पर थी और इस प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से जो बनाई गई थी उसको ध्वस्त किया गया। दूसरी तरफ ये तमाम कार्रवाई इस तरह की गुरुग्राम में और पूरे हरियाणा में आजकल हो रही है। जो भी गैंगस्टर हैं, उनकी अवैध संपत्तियां हैं, उन पर बुलडोजर चल रहा है, उसे खाक में लाया जा रहा है और इसी के तहत यह कार्रवाई मानी जा रही है। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले को लेकर सुशील, प्रशासन का क्या कहना है? निश्चित तौर पर देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका कहना था कि यह जो रूल है, रूल का वायलेशन है और वायलेशन के तहत यह बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। जबकि इस तरह का कोई गैंगस्टर या किसी वो नहीं, जो भी अवैध बिल्डिंगें बनी हैं या जो भी अवैध संपत्ति है उसको उसको डिमोलिश किया जा रहा है और डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। बुलडोजर चलाने से पहले क्या कोई नोटिस दिया गया था? निश्चित तौर पे है, सवाल उठा चुके तमाम लोग थे जो विरोध कर रहे थे वहां पे। और जब ये सवाल शुरू हुआ तो वहाँ प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनका सीधे तौर पे कहना था कि 3 नोटिस सर्व किए जा चुके हैं। तीसरी नोटिस पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला, उसके बाद बाकायदा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और जो भी सामान अंदर था उन सभी सामानों को बाहर निकाला गया और उसके बाद यह डिमोलिशन की कार्रवाई की गई। हालांकि यह देखिए, जितने भी ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी अवैध संपत्ति है उन पर कार्रवाई शुरू की गई है, उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और उसी के तहत यह कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि जो अधिकारी थे उसे रूल के खिलाफ बने हुए बताकर इस पर कार्रवाई कर रहे थे। जी बिल्कुल। सुशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो शक्तिनगर में ये कार्रवाई हुई। हालांकि लोगों का कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया था और जिस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया वो किसी गैंगस्टर का नहीं है, बल्कि गैंगस्टर के रिश्तेदार का है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो अवैध अतिक्रमण से भी जुड़ा हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि यहां एक गैंगस्टर के साम्राज्य को ध्वस्त किया गया। लोग कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि पहले 3 नोटिस दिए गए थे और जो बिल्डिंग में मौजूद सामान था उसे बाकायदा बाहर निकाला गया और उसके बाद ही इसके ऊपर कार्रवाई की गई और इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने एक और गैंगस्टर का यहां साम्राज्य ध्वस्त कर दिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने 4-8 मरला मॉडल टाउन में ये कार्रवाई की। निगम अधिकारियों की माने तो गैंगस्टर ने अवैध रूप से ये संपत्ति बनाई थी और इसके लिए ना तो कोई बिल्डिंग प्लान पास कराया गया था और ना ही कोई विभागीय अनुमति ही ली गई थी, जिसे नोटिस देने के बाद ध्वस्त किया गया। और इस दौरान आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा, लेकिन लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने गलत तरीके से यह कार्रवाई की। जिस स्थान पर कार्रवाई की गई वो किसी गैंगस्टर की संपत्ति नहीं थी। हालांकि जिस के ऊपर यह कार्रवाई की गई है, जिस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है, वो गैंगस्टर के रिश्तेदार थे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।